बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें आज हमारे पास। पहली खबर, मार्शल लॉ की बाज़गश्त है मुल्क के अंदर। ये बाज़गश्त क्यों है, क्या होने जा रहा है, अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे हम पर्दा उठाएंगे। और फिर एक ताकतवर शख्सियत का खुसूसी त्यारा इस्लामाबाद से चला लाहौर गया और एक और ताकतवर शख्सियत को बाकायदा वहाँ से सवार करने के बाद इस्लामाबाद में लैंड करता है। ये ताकतवर शख्सियत कौन सी हैं और ये त्यारा किसका था और इस्लामाबाद में क्या हुआ पिछली रात, इसका हाल अहवाल अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर आपको ये बताते चलें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नून लीग के कुछ लोगों की तरफ से राजा साहब, और एक अदलिया मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया गया। साजिशी अनासिर कौन हैं और इन्होंने किस तरह ये जाल बुना और पाकिस्तान के अंदर अब पूरे सूबे के, जो पाकिस्तान के सारे जो सूबे हैं, वहाँ पर किस तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा और कितना पैसा खिलाया जा रहा है, जहाज़ कराची से इस्लामाबाद उतारे जा रहे हैं, इसकी हकीकत भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आज हमने जिस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया, उसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो कल दिया गया और इंतहाई ऐसे हालात जिनके अंदर नून लीग और उनके इत्तेहादियों ने कोशिश की कि अदालत को अंडर प्रेशर किया जा सके। अदालत की, जजेस की किरदार कुशी भी की गई। इनके बारे में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हम देखते रहे, लेकिन अदालत ने ये फैसला दिया कि पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे और उसके साथ ही उनके तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए, नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया, तकर्रियाँ कलअदम करार दे दी गई। और फिर आखिरकार हमजा शहबाज शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे सियासतदान हैं जो बहुत ही कम अरसे में 2 बार वज़ीर आला मुंतखब हुए लेकिन अपनी वजारत को कंटिन्यू नहीं रख सके। राय साहब, ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुक रहा और एक ऐलान किया गया इत्तेहादियों की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत के। एक बेचैनी की कैफियत नज़र आई। पीपल्स पार्टी ने भी बयानात जारी किए और सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई कि हमें अपनी जो हदूद हैं उसका तयन करना पड़ेगा। अदालत अगर हमारे मामलात में दखल देगी तो फिर हम इनके मामलात में भी दखल देंगे। धमकियां दी गई अदालत को और बाकायदा नाम लेकर ये धमकियां दी गई हैं। और राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इधर से फैसला आया और मरीम नवाज ने एक जुमला इस्तेमाल किया और इसे सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा चलाया गया, बढ़ाया गया, मल्टीप्लाई किया गया। और वो ये कहती हैं कि जुडिशल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने ये रद्द अमल दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अवाम सवाल कर रही है, ये भी एक ट्रेंड चलाने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने इस फैसले को पॉपुलर डिसीजन के तौर पर एक्सेप्ट किया और इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो मरूसियत के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद कर रही है। हैविंग सेड दैट, राज साहब, हालात आपके सामने हैं, जो कुछ कल हुआ और जो कुछ आज और जिस तरह की प्लानिंग की जा रही है, ये मार्शल लॉ की बाज़गश्त कहाँ से उठी है और ये मार्शल लॉ की बात कौन से अनासिर कर रहे हैं? देखिए आशमी साहब, ये मरियम नवाज, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक फोटो शूट करवाया था जब शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया था। और शहबाज शरीफ हलफ उठाकर अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंचे थे, तो मरियम नवाज उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। वहां पर उन्होंने एक फोटो शूट करवाया, अपनी वीडियोस बनवाई और फिर उन्होंने ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल कर दी। लेकिन जैसे ही वो वीडियोस वायरल हुई आशमी साहब, उस पर आवाम का इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया और फौज के अंदर से भी इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि ताकतवर हलकों को एक पैगाम भेजना पड़ा शहबाज शरीफ को कि मरियम नवाज चूंकि अदालत से भी नाअहल हैं, मरियम नवाज सजा याफ्ता भी हैं, इसलिए ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने पहले फोटो शूट करवाया था। अब हाशमी साहब, कुछ अरसा तक तो जो पैगाम दिया गया था शहबाज शरीफ को ताकतवर हलकों की जानिब से, उसकी कुछ पासदारी की गई कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज अब एक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर, अदालत से एक नाअहल करार दी गई सियासतदान के तौर पर
प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर उन्होंने चीफ जस्टिस पर इंतहाई घिनौने इल्जामात आयद किए और यह कहा कि चीफ जस्टिस ने असल में पाकिस्तान के अंदर एक अदालती मार्शल लॉ लगा दिया है। यानी कह कौन रहा है? जो कि अदालतों से नाअहल है, अदालतों से सजा याफ्ता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक गैर सरकारी कैपेसिटी में बैठकर ये इसी तरह है कि कोई मुजरिम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस जाए या ऐवान सदर के अंदर घुस जाए और वहां घुसकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और चीफ जस्टिस को यरगमाल बना ले और उनको धमकियां दे। तो एक तो मरियम नवाज ने ये बात की है जुडिशल कू की, अदालती मार्शल लॉ की। उसके बाद वो कहती हैं कि हम ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। और अब यह भी इत्तला आई है कि लंदन से मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को यह हदायत की है कि मरियम नवाज अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर पार्टी चलाएं और हुकूमत चलाएं। वैसे तो अब वफाक में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है हाशमी साहब, ये कोई चंद हफ्तों की मेहमान है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन गए हैं उसमें वफाकी हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। लेकिन मरियम नवाज की आप ढटाई देखें कि अब वो कहती हैं नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन हरवाने के बाद, पंजाब में उनको शिकस्ते फाश दिलवाने के बाद, मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद से कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगी, तो ये इस मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है, आप ये कह लें कि पाकिस्तान का जो कानूनी और आईनी निज़ाम है उनकी तौहीन कर रहा है कि एक ऐसी सियासतदान जो अदालत से सजा याफ्ता है वो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने मियां नवाज शरीफ के दौर में एक मीडिया सेल और एक सोशल मीडिया सेल कायम किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और सरकारी खर्च के ऊपर उन्होंने वो सारा जो काम किया था नून लीग के लिए, उस पर सरकारी अखराजात उठाए गए थे। अब हाशमी साहब, दूसरा जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों के अख्तियारात पर कदगन लगाने का इन्होंने प्लान बनाया है। जिस वक्त ये फैसला आया है हाशमी साहब, हमजा शहबाज की बरतरफी का और चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक इजलास होता है। अपनी जानिब से ये जितनी भी सरगर्मी थी इसको थोड़ा सा ये खुफिया रखते हैं और वहां पर इजलास के बाद तय ये करते हैं कि हम चीफ जस्टिस को एक पैगाम दें कि हम जो जज साहिबान हैं इनके आईनी अख्तियारात को कर्टेल करेंगे, हम इसके ऊपर कदगन लगाएंगे। फिर प्लानिंग के साथ फरतुल्लाह बाबर से एक ट्वीट करवाया जाता है और यह सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। फरतुल्लाह बाबर से एक ट्वीट करवाया जाता है, फिर बिलावल भुट्टो उसको रीट्वीट करते हैं, मरियम नवाज उसको रीट्वीट करती हैं और इस तरह से चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को यह पैगाम दिया जाता है कि हम जो सिसिलियन माफियाज हैं, हम जो गॉड फादर हैं, हम जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐसे माफिया हैं कि आपको अंदाजा होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए इनडायरेक्टली, कि हम पर इतने करप्शन के इल्जामात थे। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे जिसके शवाहिद सामने आ चुके थे, चालान जमा हो चुका था। आसिफ अली जरदारी पर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस था, 2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। तो चीफ जस्टिस को इन्होंने पैगाम यह दिया है कि आप हमारी ताकत को अंडरमाइन ना करें, हम इस निजाम से ज्यादा बालादस्त हैं, हम इस आइन से ज्यादा बालादस्त हैं। आप देख लें कि हमारे ऊपर करप्शन के ये इल्जामात थे, हमने लूट मार की, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके बावजूद हम दोबारा से हुक्मरान बन गए। तो आप जो हमसे इस वक्त टक्कर ले रहे हैं, आपने ये जो हमारे खिलाफ फैसला दिया है, अगरचे ये आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपके खिलाफ, आपके अख्तियारात पर कदगन लगाकर आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। और फिर हाशमी साहब, ये जो शरीफ फैमिली है, पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है कि ये ऊंट जितना कीना रखते हैं, क्योंकि ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बड़ा कीना परवर होता है। और शरीफ फैमिली के मुतालिक पाकिस्तान के जितने सियासी हल्के हैं, पाकिस्तान के तमाम सहाफी जो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं बतौर सहाफी, वो ये कहते हैं कि ये ऊंट जितना कीना रखते हैं उतने ही ये कीना परवर हैं। अब ये रखेंगे चीफ जस्टिस को टारगेट पर, हालांकि यही चीफ जस्टिस थे, यही जस्टिस एजाजुल एहसन थे और यही जज साहिबान थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को उस वक्त मुस्तरद किया था। उस वक्त नून लीग की क्यादत थी, ये कहती थी कि ये एक तारीखी फैसला है, मियां नवाज शरीफ भी कहते थे एक तारीखी फैसला है। लेकिन अब ये
चूंकि अपने गढ़ से भी, यानी जो एक नाम नेहाद इन्होंने क्लेम किया हुआ था कि लाहौर हमारा गढ़ है, वहां से भी इनको शिकस्त हुई। अदालती महाज पर भी जो इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कोई 24 से 36 घंटे तक हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने में ये कामयाब हुए, चीफ जस्टिस पर कुछ दबाव डालने में भी कामयाब हुए, लेकिन अल्टीमेटली ये केस ही ऐसा था कि अदालत के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, यानी किसी भी सूरत कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। आज आप सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय के ऊपर कायम हूं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हमजा शहबाज को बरतरफ करें और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाएं। लेकिन हाशमी साहब, इस सिसिलियन माफिया की आप बदमाशी देखें कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफ लिया जाए 11 बजे चौधरी परवेज इलाही से, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कह दिया कि हमजा शहबाज के किए गए फैसले जो कि अवामी मफाद में हो, अगरचे अवामी मफाद में तो कोई फैसला नहीं किया गया था, इलेक्शन के हवाले से एक दो फैसले किए गए थे जिसको बाद में रिवर्स करना पड़ा, कि वो फैसले रिवर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आखिरी वक्त तक ऐवाने वज़ीर आला खाली नहीं किया। आखिरी वक्त तक इन्होंने कोशिश की कि चौधरी परवेज इलाही किसी तरीके से हलफ ना उठा सकें, और उसके बाद आप देखें कि कितनी बदमजगी पैदा हुई। अभी आप देखें कि ट्विटर पर जज साहिबान के खिलाफ कितना खौफनाक किस्म का ट्रेंड चल रहा है। मरियम नवाज इस ट्रेंड की मास्टरमाइंड है। तो हाशमी साहब, FIA इस वक्त कहां पे है? राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है। राना सनाउल्लाह से खैर आप क्या तवक्को कर सकते हैं, जिनके मुतल्लिक खुद ये कहा जाता है कि वो एक मुजरिम पेशा सियासतदान है। और ये किसने कहा था? फौज के झैली इदारे ANF ने, जिसने राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बनाया था, और आबिद शेर अली के वालिद ने बताया कि 22 कत्ल किए हुए हैं राना सनाउल्लाह ने। तो FIA इस वक्त खामोश है। जजों को जो निशाना बनाया जा रहा है, चीफ जस्टिस पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। और हैरत की बात यह हाशमी साहब कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को या चीफ जस्टिस को इस तरह से तज़ीक का निशाना बनाया जाए या उनके साथ गालम गलोच किया जाए, तो उस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे, एस्टेब्लिशमेंट भी कभी कभी एक्टिव हो जाते थे, और वो भी इस सिलसिले को रोकने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे ISI के थ्रू FIA के साथ। लेकिन इस मर्तबा वो भी खामोश हैं, और इस सिसिलियन माफिया को खुली छुट्टी दी गई है, खुली छूट दी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त हमले करें। हाशमी साहब, अगर कोई महजब मुल्क होता, कोई महजब माशरा होता, कोई महजब रियासत होती, तो जिस किस्म के हमले ऐसे अनासिर ने जिनके ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात हैं और जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो ये सारे आज सलाखों के पीछे होते, जिस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस पर हमले किए। और यहां पर तो हाशमी साहब एक ट्रेंड ये भी फिर चलाया गया कि मरियम नवाज को जो जमानत दी गई है, क्योंकि जब आपको जमानत मिलती है तो उस जमानत का आप नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, और उसकी कुछ शराइत भी होती हैं। लेकिन मरियम नवाज इस जमानत का किस किस्म का फायदा उठा रही हैं कि अदालत से जमानत लेके अदालत के ऊपर ही चढ़ाई कर रही हैं, बदतरीन इल्जामात लगा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कानूनी और आईनी निज़ाम है, यह मुकम्मल तौर पर इस सिसिलियन माफिया के सामने लाचार नजर आता है, मजबूर नजर आता है। और ये हाशमी साहब पाकिस्तानियों की आप कह लें कि एक आखिरी उम्मीद और आखिरी खुशकिस्मती थी कि इमरान खान साहब जैसा सियासतदान पिछले 10 साल के दौरान बहुत एग्रेसिवली सामने आ गया। वरना हाशमी साहब, ये जो आपके जरदारी खानदान और शरीफ खानदान है, इन्होंने अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी तैयार कर रखे हैं, हमारे बच्चों के बच्चों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए, और उनको वायसराय के तौर पर हमारी नस्लों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। ये इनकी जो मरूसियत है, इसको आकर इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है। इसलिए ये सारे इकट्ठे होके खान साहब की वो बात याद आती है जो 2013 में भी वो करते थे कि ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये इनकी बका का मसला है। इसलिए अब ये सारे इकट्ठे होके इमरान खान साहब पर हमलावर हैं और इस मुल्क के आईनी और कानूनी निजाम पर हमलावर हैं। राजा साहब, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त हुई। सवाल किया गया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से कि अगर ये तकर्री वक्त से पहले हो जाए तो क्या इसमें कोई मुज़ायका है? तो उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के अंदर जितने भी बहरान हैं अगर हल हो सकते हैं इस तकर्री से तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। और फिर हमने ये भी देखा कि 32 जो ब्रिगेडियर्स थे उन्हें
मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। राय साहब, हैविंग सेड दैट, एक खसूसी त्यारा आरिफ अलवी साहब का चलता है, इस्लामाबाद से लाहौर आकर रुका और इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो थे गवर्नर हाउस के बाहर खड़े रहे, लेकिन दरवाजे जो हैं वो नहीं खोले गए। सदर पाकिस्तान ने खसूसी त्यारा भेजा लाहौर और फिर लाहौर से ये त्यारा चलता है जिसमें ज़ैन कुरैशी, साहबजादा शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा चौधरी वजाहत हुसैन थे और इसके अलावा यास्मीन कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं इस त्यारे में सवार हुए और उन्हें ऐवान सदर पहुंचाया गया, जहां पर परवेज़ इलाही ने अपने जो वजारत थी उसका हल्फ लिया। राय साहब, अब जो सिचुएशन डेवलप हो गई है पॉलिटिकली, अगर इसको देखा जाए, इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग, अब स्पीकर की कुर्सी खाली हो गई है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद क्या लाई जाएगी और फिर कौन से नाम आप समझते हैं कि पाकिस्तान, अभी तो बहुत अर्ली होगा नामों के हवाले से, लेकिन तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर के नज़दीक और इनके अपने लोगों के नज़दीक ये बात तो यकीनन ये सोच रहे हैं कि हम नंबर में भी ज़्यादा थे लेकिन हमने वजारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दे दी। देखें, पहले तो आर्मी चीफ की तकर्री के मुतालिक जो बात हुई है इसका एक खास कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो इनका ये एक्सटेंडेड टेन्योर है, ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है और DGISPR इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उनकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इस किस्म के दावे भी किए गए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है और कुछ हल्कों ने यह दावा भी किया है इस्लामाबाद में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल तक की भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक इशू ये हाशमी साहब कि जो आखिरी कानून साजी की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए थे कि आर्मी चीफ की तकर्री और रीअपॉइंटमेंट के लिए एक कानून साजी की जाए, तो पार्लियामेंट से जो कानून साजी हुई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर कर दी गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो ये तकरीबन कोई 1.25 साल तक की एक्सटेंशन हो सकती है और अगर 3 साल की एक्सटेंशन उनको मिलती है या वो लेते हैं तो फिर कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी और जो पहले वाले कवानीन हैं उनमें तरामीम करनी पड़ेंगी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जाहिर है कि 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट भी मौजूद है और यह भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से ही किसी एक को आर्मी चीफ बनाया जाए और किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए। ये लिस्ट 7 नंबर तक भी जा सकती है, 8 नंबर तक भी जा सकती है। और अगर आप 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनकी लिस्ट अगर आप देखें तो जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, यानी 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पर आप देखें कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं जो रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। फिर जनरल अजहर अब्बास हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं। जनरल नोमान महमूद हैं जो इससे पहले पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, जो 4थे नंबर पर हैं। और फिर जनरल फैज हमीद हैं जो साबिक DGISI थे और अब पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं। अब ये जो बार बार आर्मी चीफ की तकर्री का जिक्र किया जाता है हाशमी साहब, उसकी वजह यह है कि बहुत से हल्के ये कहते हैं कि जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म होने से पहले पहले अगले इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि शेख रशीद ने भी आज भी और इससे पहले भी 2 मरतबा ये कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होंगे। नून लीग भी अब ये कह रही है निजी महफिलों में, और आपने देखा होगा कि दिफाई जराए से एक खबर भी शाया हुई है, यानी दोबारा से दिफाई जराए को कोट करके एक खबर शाया की गई है। उसमें यह कहा गया, नून लीग के जराए को कोट करके 7 GHQ का हवाला देके, कि नून लीग को लग ये रहा है कि दाल में कुछ काला है और नून लीग को यह लग रहा है कि कोई अंपायर्स, यानी अब चूंकि उनको शिकस्त हो गई है ज़िमनी इलेक्शन में,
तो उनको ये लग रहा है कि अंपायर उनके साथ कोई गेम तो नहीं कर रहे। यानी उनकी वो जो तवक्को थी कि हमें ये 19 नशिस्तें पंजाब की प्लेट में रख के हमारे सामने रख दी जाएं, वो तवक्को पूरी नहीं हुई, उस हद तक धांधली नहीं हुई। तो अब वो ये समझते हैं कि अंपायर्स हमारे साथ यानी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ कोई गेम कर रही है। और फिर खबर ये लॉन्च करवाई गई कि अब नून लीग अपना जो नाम नेहाद वोट को इज्जत दो का बयानिया है, इसकी जानिब वापस आ सकती है। यानी जिसको मरियम नवाज ने दफन कर दिया था और शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करते हुए, आप ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ के इस नाम नेहाद बयानिए को दफन करके इक्तदार हासिल कर लिया था। अब ये खबर द न्यूज में और जंग अखबार में सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने छापी है नून लीग के जराये से, जो ये कह रहे हैं कि अब हमें इलेक्शन की जानिब धकेला जा रहा है। यानी वो ये समझते हैं कि अब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की राह हमवार हो रही है। और हमसे ये भी उस खबर में जराये को कोट करके कहा गया कि हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए गए और अब चूंकि हमारे लिए हालात साजगार नहीं है, हम इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि नून लीग जराये के जरिए ये जो खबरें अब लॉन्च करवा रही है, इससे नून लीग की बौखलाहट का अंदाजा होता है कि इस वक्त उनको पता है कि किस तरीके से हर ग्राउंड पर, हर महाज पर उन्हें शिकस्त का सामना है। दूसरा जो आपने बात की कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्या तहरीके अदमे एतमाद आ सकती है या नहीं आ सकती, तो हाशमी साहब अब तो ये वाजे हो गया कि ये जो काफ लीग के 10 अरकान थे पंजाब असेंबली में, ये चौधरी शुजात हुसैन के लेटर के ऊपर डी सीट नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि वाज़े तौर पर अब जो नंबर गेम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के हाथ में आ गई है। तो अब अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये जो तहरीक अदमे एतमाद लाते हैं, जो इनको लानी चाहिए, तो कोई वजह नहीं है कि तहरीक अदमे एतमाद कामयाब ना हो। और उसमें हाशमी साहब एक बहुत अहम फैक्टर ये भी है कि अब चूंकि सारा मोमेंटम तहरीक इंसाफ के साथ है, तो ऐसे सियासतदान जो हवाओं का रुख देखते हैं, ऐसे भी सियासतदान होते हैं जो हवाओं का रुख देखते हैं। इसके साथ साथ सबको पता है कि इस वक्त नून लीग का टिकट की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है और पीटीआई के टिकट का वादा, एक आस, एक उम्मीद भी इस वक्त हाथों हाथ बिक रही है कि किसी तरीके से कोई थोड़ी सी आस मिल जाए, उम्मीद मिल जाए कि हमें पीटीआई का टिकट मिल जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में शायद ही कोई ऐसा हो कि जो कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदमे एतमाद में डिच करे काफ लीग को और तहरीक इंसाफ को। इसलिए ये तहरीक अदमे एतमाद जरूर आनी चाहिए। और ये जो डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया था, अव्वल तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत भी होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को ये प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में नहीं हुई, तो फिर ये तहरीक अदमे एतमाद जरूर आनी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितने 20 के 100 होते हैं और उनसे लोग फिर इबरत भी पकड़ें कि जब आप इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी काम करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा राय साहब, अब ये जो बयानात आ रहे हैं, एक लंदन से बयान दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका ये रद्द-ए-अमल था। इन्होंने ये ट्वीट की, जो रूलिंग आई, फिर आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये शहबाज स्पीड साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के जो मईशत है उस पर समझौता हो जाएगा, लेकिन बाकी बातों पर ये नहीं करेंगे। फिर अदालती मार्शल लॉ को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। यानी मार्शल लॉ को उन्होंने, जो मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, अदालत को उन्होंने बाकायदा ये कह दिया। ये फजल रहमान साहब कह रहे हैं अब शायद कोई FIA नहीं जागेगा, कोई पैमरा नहीं जागेगा कि इन लोगों को रोका जा सके। और फिर इसके साथ साथ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब PDM ने 28 जुलाई को अपना सरबराही इजलास बुला लिया है। उसके ऊपर बाकायदा एक प्लान किया जा रहा है और वो प्लान ये है कि किस तरह इस अदालत का मुहासरा करना है और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। मुश्किल फ़ैसले जिनके बारे में ये कहते रहे कि हमने लिए, और अब जिनसे ये मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हुए कि जनाब हमारी मदद की जाए, क्योंकि राय साहब अब चूँकि प्रेशर तो बढ़ गया है उनके ऊपर कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। खान साहब ने जितना बयानिया बनाया और जिस तरह आवाम को दोबारा से मुतारिक कर दिया, आज से ठीक 6 माह पहले और 3 माह पहले जब हुकूमत गई, कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि सब कुछ होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें नज़र आ रही है, मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट थी, मैं वो भी चाहूँगा कि शामिल कर लूँ। वो ये कहती हैं
के लीडर बनने के लिए आपको डट जाना पड़ेगा, और जो डट जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो राय साहब, जो लोग मुल्क से भाग जाते हैं भगोड़े और नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करें, उनको हम क्या कहेंगे? और जो ज़मानतों पे बाहिर हों और सियासत करें, हम उनको क्या कहेंगे? हैविंग सेड ऑल दैट, ये जो मैंने आपके सामने एक जो मंजरकशी की, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अब एक तहरीक चलाने का भी ऐलान किया गया है, और मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि ये तहरीक उसी तरह की होगी जिस तरह आज़ाद अदलिया की हमने तहरीक चलाई। राय साहब, मुल्क में क्या अदलिया आज़ाद नहीं है जो ये तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है? देखें आशमी साहब, ये जो मरियम नवाज कह रही हैं कि डट जाएं, डट जाने से उनकी मुराद ये है कि आप करप्शन करें, करप्शन करने के बाद डट जाएं। उसके बाद शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हम यकीनी बनाएंगे, अगर उन्होंने आइन की बालादस्ती यकीनी बनानी है तो फिर उनको सबसे पहले अदालत के सामने जाकर सरेंडर करना चाहिए। जो केसेस उनके खिलाफ चल रहे थे उनको चलने देना चाहिए। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के जो केसेस रुके हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद, वो केसेस भी उसी तरह चलने चाहिए। लेकिन हाशमी साहब, असल में ये जो धमकियां दे रहे हैं ट्वीट्स के जरिए, जो बयानात के जरिए, अब यहां पर अगर इनको इस वक्त ना रोका गया, यानी ये जो इनकी सियासत को एक धचका लगा, ये तो इमरान खान साहब ने जो एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई थी उसकी वजह से लगा। फिर ये जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके सामने इस किस्म के जो करप्ट नासिर हैं वो कभी भी नहीं ठहर सकते। इसके सामने दुनिया की कोई कुव्वत बहुत ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट नहीं ठहर सकती, क्योंकि आप 1 मिनट के अंदर 4G, 5G, 3G गूगल करके आप हकायक तक रसाई हासिल कर लेते हैं। तो ये जो अवेयरनेस पैदा हुई, एक तो इमरान खान साहब की जो कैंपेन थी उसकी वजह से पैदा हुई, दूसरा जो टेक्नोलॉजी की एक्सेस बहुत से लोगों तक, पाकिस्तान के बहुत से लोगों तक पहुंच गई, तो वो खुद अब हकायक तक रसाई रखते हैं कि किस तरह की लूट मार इन दोनों हुक्मरानों ने, दोनों हुक्मरान खानदानों ने, यानी शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने पाकिस्तान के अंदर की थी। और अब जिस वक्त ये धमकियां देते हैं, जिस तरह से मरियम नवाज की धमकियों का आपने जिक्र किया, तो अवाम में इनके लिए कोई हमदर्दी पैदा नहीं होती। यानी इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत को एक साजिश के जरिए गिराया गया, तो उन्होंने अपना बयानिया बहुत आसान अल्फाज में जब अवाम के सामने रखा, तो अवाम को पता था कि इसके अंदर एक दलील है। इस वजह से अवाम की हमदर्दी इमरान खान साहब के साथ हो गई। लेकिन चूंकि इनके ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात हैं, ये 3-3 बारियां पहले ले चुके थे, चौथी मरतबा अब शरीफ खानदान इक़्तिदार में आया है, तो जब ये इस किस्म की धमकियां देते हैं तो लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में इनके लिए हमदर्दी नहीं पैदा होती, लोगों के दिलों में इनके लिए और इश्ताल पैदा होता है, और गमो गुस्सा पैदा होता है, और नफरत पैदा होती है कि एक तो करप्ट, ऊपर से आंखें दिखा रहे हैं, 22 करोड़ लोगों को लूटते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से शाही मालात बनाते हैं, फिर हमें यहां पर ये आंखें दिखाते हैं, हमें धमकाते हैं, पाकिस्तान के इदारों को धमकाते हैं। तो ये जो कैंपेन की बात कर रहे हैं आप पीडीएम के लोग, इनकी ये कैंपेन हाशमी साहब, जिस तरह से पहले मरियम नवाज ने कहा था लाहौर के जलसे में जब पीडीएम बनी हुई थी कि आर या पार, या जिस तरह से अभी हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक में इन्होंने जलसा करने की कोशिश की, जिसको ये अपना गढ़ कहते थे, तो वहां पे चंद 100 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सके। तो पिछली तहरीकों की तरह इनकी ये नाम नेहाद तहरीक भी आप देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि अब इनका दौर खत्म हो चुका है। लोग इनके साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाते, खुद को इनके साथ रिलेट नहीं कर पाते। लोग ये समझते हैं कि ये बादशाह हैं, इन्होंने हमें रियाया बनाया हुआ है, और अब एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई और कुव्वत हो, जो मर्दी ताकत हो, वो किसी भी सूरत इनको पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, 22 करोड़ अवाम के ऊपर ज्यादा देर मुसल्लत नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, और जाते जाते नंबर मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँ व्हाट्सएप, और नंबर हमारा है 0044-74058-77043, और ये प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों पे आपको डिस्प्ले भी हमने कर दिया है। गुजारिश आपसे ये है कि अपना मुख्तसर पैगाम, सवाल जो आप हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें, वो हमें भेजें,
और कोशिश करें कि इसे मुख्तसर रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।